हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हां प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्तनाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जगा दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनना। अरे रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं और कंसेप्टोलॉजी और रैशनल के दम पे अपनी जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो तो जाग जाएगा। सुबह सुबह का समय है, कोर्टिसोल हार्मोन अपने पीक लेवल पे चल रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा और याद कीजिएगा कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। इस बार उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। तो आसमान भी अपना होगा, जिंदगी भी अपनी होगी, जान भी अपनी होगी, रुतबा भी अपना होगा, सिलेक्शन भी अपना होगा और खुशी भी अपनी होगी। तो पड़ोसी के लिए क्या रहेगा, तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवे बरकरार रखेंगे। चलेगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ डियर, शुरुआत करने जा रहे हैं आज के दिन के धमाकेदार सेशन की। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखेगा, चारों ऑप्शन को देखेगा, जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब दे दीजिएगा। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा और कमेंट हर बच्चा जरूर करेगा क्योंकि कमेंट ही आपकी क्वालिटी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आज के दिन के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जी हां प्यारे दोस्तों, ये रंगों का त्योहार, ये खुशियों का त्योहार, ये जो रंगों का त्योहार है, ये रंग आपके जिंदगी में बहुत खुशी वाले रंग भर करके जाए। अरे उन्नति प्रगति का रंग भर करके जाए, सफलता का रंग भर करके जाए, सरकारी कर्मचारी का रंग भर करके जाए, आपके खजाने पैसों से लबरेज हो जाए। अगली होली से पहले आप सारे सरकारी कर्मचारी बन जाओ। इसी के उपलक्ष्य में एक बार फिर से हृदय की अतल गहराइयों के साथ में मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको होलिका दहन की आज बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, ये जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करना चाहिए। आज के दिन खुद से प्रण लेना है कि अगली होली भी इससे पहले सरकारी कर्मचारी बनकर दिखाऊंगा ताकि देश और दुनिया को यह बता सकूं कि मैं सरकारी नौकरी से छुट्टी लेके होली मनाने आया हूं, या फिर सरकारी नौकरी के कारण मुझे छुट्टी नहीं मिली और मैं होली सरकारी नौकरी के रूप में मना करके दिखा रहा हूं। और यह पल आएगा और मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आप होली का, अरे होली के दिन अगली बार रंगों की त्योहार कहां मनाओगे, अपनी सरकारी ड्यूटी के साथ मनाओगे। डेफिनेटली ये वादा किसी और से नहीं, खुद से वादा करना है और मेहनत ज्यादा करना है। जब आप मजबूत इरादा लेकर के चलोगे तो यह प्रण सच होगा, ये मेरी गारंटी है। आज के सेशन का पहला सवाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ध्यान से लैंग्वेज को देखें, चारों ऑप्शन को देखें, फिर जवाब दें। क्वेश्चन की लेंथ को देखकर घबराना नहीं है क्योंकि तुम गूगल स्टूडेंट हो, तुम यूनिक हो और ये आंकड़ा अटकना नहीं बल्कि अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना चाहिए। तो खूब सारे लोग त्योहारों में मशगूल होंगे, उन्हें बोल देना 360 तो जरूरी है क्योंकि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, ए क्लाइंट इन द लेबर इज ए ट्रांसपोर्ट टू द डिलीवरी रूम। अरे भैया जी, एक मरीज है जिसकी बात कहां चल रही है, लेबर वाली। ए क्लाइंट इन द लेबर इज ए ट्रांसपोर्ट टू द डिलीवरी रूम। अरे प्रसव वाली फीमेल को लेबर रूम में भेजा जा रहा है एंड प्रिपेयर फॉर सिजेरियन डिलीवरी, और उसका बच्चा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा साहब। तो उसमें क्या करना है, सिजेरियन। आफ्टर द क्लाइंट ट्रांसपोर्ट टू द डिलीवरी रूम, अरे डिलीवरी रूम की टेबल में द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट विच पोजीशन, अरे उसे कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। तो पहला सुपाइन पोजीशन विद द वेज, अरे वेज अंडर द राइट हिप। ध्यान रखिएगा मरीज के हिप जॉइंट के नीचे कोई पिल्लो विल्लो लगा दो ताकि वो वेज का मतलब थोड़ा सा एलिवेटेड पोर्शन देखने को मिले सुपाइन पोजीशन के साथ। दूसरा ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन विद द लेग इन द स्टिप, अरे पैरों को क्या करो स्टिप में यानी ऊपर की तरफ बांध दो। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ये मरीज का हेड डाउन हो जाए और बॉडी ऊपर हो जाए। अगला बोल दिया प्रोन पोजीशन विद द लेग सेपरेटेड एंड द एलिवेटेड, मरीज को उल्टा सुला दो, पैरों को सेपरेट कर दो और एलिवेट कर दो। और सेमी फोल्डस पोजीशन यानी तिरछा बिठा दो विद द पिलो अंडर द नी, और घुटनों के नीचे पिलो लगा दो। ध्यान रखिएगा ए बी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो उसकी हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। तो ध्यान रखिएगा ट्रांसपोर्ट करते टाइम अगर मैं आपसे बोलूं प्यारे दोस्तों कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए, कहां बोल रहा हूं कि अगर किसी भी मरीज में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए कौन सी पोजीशन देनी होती है, तो लिथोटोमी। अरे कौन सी पोजीशन दी जाती है, लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है। और लिथोटोमी का मतलब मरीज क्या होगा, सुपाइन पोजीशन में सोएगा, पैरों को ऊपर की तरफ करेगा, डाइवर्ट करेगा, वो वाली पोजीशन। लेकिन जब मरीज को ट्रांसफर किया जाता है लेबर रूम के लिए तो उसके, अरे ध्यान रखिएगा सीधा सुला करके हिप जॉइंट के नीचे, अरे हिप जॉइंट के नीचे पिलो क्यों डाला, टू प्रिवेंट द चांसेज ऑफ सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। अरे डिलीवरी के टाइम तो लिथोटोमी दोगे। नेक्स्ट अगर आपसे बोला जाता है पुश करने के लिए कौन सी पोजीशन होती है, पुश करने के लिए कौन सी पोजीशन होती है, पुश के लिए तो स्क्वेटिंग होती है। अरे कौन सी
सी देखने को मिलती है, स्क्वेटिंग होती है जिसमें मोर प्रेशर लगता है। और पुश किसके साथ करना है, विथ कॉन्ट्रैक्शन विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, तो पुश ऑलवेज ट्राई विथ कॉन्ट्रैक्शन। मां को बोलना है जैसे ही भयंकर वाला दर्द आए उसके साथ जोर लगाना है ताकि बच्चा इजीली पास आउट हो जाए। नेक्स्ट, सांस लेने के लिए सबसे बढ़िया पोजीशन कौन सी, ब्लाउइंग, मुंह को खोल खोल के गहरी गहरी सांसें लेनी है। तो पुश के टाइम ध्यान रखिएगा, पुश के टाइम सांस के लिए क्या करना है, ब्लाउइंग करना है। अरे पुश के लिए मुंह से सांस के लिए ब्लाउइंग करना है। पुश के लिए पोजीशन स्क्वेटिंग होगी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए लिथाटोमी होगी, पेरिनियल एग्जामिनेशन के लिए लिथाटोमी होगी, लेकिन ट्रांसफर करने के लिए क्या सेमी फोलस पोजीशन दोगे, बिल्कुल नहीं देंगे साहब। अरे उल्टा सुलाओगे, कैसे सुनाएंगे, मां का पेट बड़ा भारी भारी सा है। अरे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हो गया ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, अरे नहीं देंगे मुन्ना, ध्यान रखिएगा। सिजेरियन के लिए भेज रहे हो, अरे कैसे भेज रहे हो, सिचाइन के लिए, सिजेरियन के लिए तो सुपाइन पोजीशन देंगे, लेकिन विथ वेज अंडर द राइट हिप, और राइट हिप के नीचे वेज पे है सर या भैया जी वेज पिलो क्यों लगाया, टू प्रिवेंट द चांसेज ऑफ सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या बोल रहा हूं मैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ध्यान रखिएगा प्रेगनेंसी के सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है सिनकॉप। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये कब देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा इनटू सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, इनटू सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देखने को मिलता है, सिनकॉप। अरे क्या देखने को मिलता है, सिनकोप का मतलब अचानक से दिमाग को मिलने वाली ब्लड सप्लाई का इंटरप्टेड हो जाना, जिसके कारण मरीज के आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और मरीज धड़ाम से गिर जाता है। यह देखने को मिलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अरे ये कब देखने को मिलता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है सिनकोप और सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम का मतलब क्या है कि सुपाइन पोजीशन में इंक्रीज द कंप्रेशन ऑन द इंफीरियर वीना केवा टू डिक्रीज द वीनस रिटर्न। अरे इंफीरियर वीना केवा दब जाएगा तो वीनस रिटर्न वापस से हार्ट के पास नहीं पहुंचेगा तो फेंकेगा क्या, फेंक नहीं पाएगा, मरा जाए, मरीज का बीपी घटेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये भाभी जी प्रेगनेंसी में सो रही है, अरे ये भाभी जी कोई प्रेगनेंसी के अंदर सो रही है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, हाँ ये लोग कई लोगों को नजर आएंगे कि हाथ नहीं बताए, अरे ये आंखें नहीं बताई, ये चेहरा नहीं बताया, ये कान नहीं बताए। अब ध्यान रखिएगा, ये इसका क्या देखने को मिल रहा है, ये इसका हार्ट है और ये इसका क्या देखने को मिल रहा है, ग्रेविड यूट्रस देखने को मिलता है। अरे इस ग्रेविड यूट्रस में ये कौन है, ये टूटू है। अब दो लोअर बॉडी से ब्लड सप्लाई लेकर के कौन जाता है, इंफीरियर वीना केवा जा रहा है, जो कहां खुलेगा, राइट एट्रियम में खुलेगा। लेकिन जैसे ही फीमेल क्या लेगी, सुपाइन पोजीशन। अरे जैसे ही फीमेल क्या लेगी प्यारे दोस्तों, सुपाइन पोजीशन लेगी। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों, सुपाइन पोजीशन लेगी। ये क्या करेगी, डेवलप कंप्रेशन। ये क्या डेवलप करेगी, डेवलप कंप्रेशन। इंफीरियर वीना केवा, और इंफीरियर वीना केवा हो गया तो क्या हो गया, डिक्रीज वीनस रिटर्न। अरे जिससे क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, डिक्रीज वीनस रिटर्न। और वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा तो वापस से हार्ट कुछ फेंक नहीं पाएगा और मरीज में देखने को मिलता है हाइपोटेंशन। तो इसलिए मरीज को कभी भी सुपाइन पोजीशन नहीं देनी है। प्रेगनेंसी में राइट साइड पोजीशन देते हैं तो भी दिक्कतें होती है क्योंकि कोर्ड कंप्रेशन। तो बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है, लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन होती है। प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देनी है तो लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन बेस्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि मैक्सिमम प्रेगनेंसी पोर्शन ऑक्यूपाइड इन द राइट साइड। राइट साइड में प्रेगनेंसी में ज्यादातर अंग प्लेसेंटा की मोस्ट कॉमन साइट उधर ही होती है। तो अगर देनी है तो बढ़िया पोजीशन कौन सी दो उन भाभी जी को, तो बोलना कि आप लेफ्ट साइड में सो जाओ। अरे आप क्या ऐसे नहीं, पलंग के लेफ्ट साइड में, अरे अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड में सोना है ताकि राइट साइड ऊपर की साइड रह जाएगी तो उसमें होने वाला अधिक कंप्रेशन वगैरह नहीं होगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। बोलो भगत और भगवान की जय। राइट आंसर क्या चला गया, ए। जिन जिन बच्चों ने ए दिया उन सबका सही है, जो निकम्मे बी में झोले खाते रह गए वो यहीं पर रह जाएंगे।
क्लियर है, चीजों को समझना है, पोर्शन को नीचे नहीं करेंगे वरना ये ब्लड की पुलिंग करवा देगा, समझ पा रहे हो, वरना ये क्या करवा देगा, ब्लड की पुलिंग करवा देगा। सुपाइन पोजीशन में जब लेटा होगे तो ध्यान रखिएगा ये मरीज कुछ इस प्रकार से लेटेगा और अपने पैरों को यूं ऊपर करेगा। ध्यान रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली पोजीशन लिथोटोमी पोजीशन होती है, क्लियर है। वहीं पे अगर रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन का मतलब हो गया कि ये कुछ इस प्रकार से बॉडी देखने को मिल रही है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर ये अपने बोल रहा है कि पैरों को इस प्रकार से करेगा, तो इसमें क्या देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा ये ऊपर लिथोटोमी वाली पोजीशन चल रही है, ऊपर लिथोटोमी है, नीचे ट्रेंडलनबर्ग वाली पोजीशन है। अब इसमें मुझे बताओ कि मुन्ना, अरे ब्लड की पुलिंग होगी या नहीं होगी, होगी। अरे ब्लड की पुलिंग कहां होगी, तो ब्रेन के पास में ज्यादा होगी। ब्रेन को खून कम भी नहीं चाहिए और खून ज्यादा भी नहीं चाहिए, ज्यादा होगा तो भी सेरिब्रल एडिमा डेवलप कर देगा। और पैरों के अंदर क्या देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा इसे मॉडिफाइड लिथोटोमी के रूप में देख सकते हैं। पैरों के पास में क्या देखने को मिलता है, कंप्रेशन, टिंगलिंग, प्रिकिंग, नम सेंसेशन हो गए, क्योंकि पैरों के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ब्लड सप्लाई घट जाएगी, पुलिंग ज्यादा होगी। तो कुल मिलाकर के ये वाला मामला रखना है, ये वाला नहीं करना है कि खून ज्यादा उधर चला जाए, समझ में आ गया। दूसरा, जब सीधा रखोगे तो टुटू बाहर भी आएगा, ऐसे रखोगे तो टुटू खुद ग्रेविटी फोर्स से पीछे जाएगा। तो कोशिश करें कि टुटू को बाहर निकालना, अंदर धकेल के नहीं रखना है, किसी भी हालत में नहीं, कदाचित भी नहीं। अगला सवाल आपके सामने, दिमाग के घोड़ों को खोल लीजिएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा इस बार मुकाबला टक्कर का होगा। बोला था कि नॉर्सेट को उसकी औकात दिखाना है तो इस फोटो को देखें, पहचाने, परखें, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और खुद को उजागर करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा सवाल है, आसानी से समझने की कोशिश करोगे तो मजा आएगा, वरना हवा भी नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है। A patient come with the pain in the abdominal and no further imaging of the following obtaining what is the treatment done। बढ़िया से देखो, सबके जवाब आएंगे, फिर मैं बोलूंगा। अगर मैं कहीं बीच में आ रहा हूं तो साइड में हो जाता हूं, ये लो। सबसे पहले बोला था कि जब भी ऐसा सवाल आए क्या फोटो को देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है, फोटो को देखना है बिल्कुल नहीं देखना है, सिर्फ सवाल को पढ़ना है और सवाल को पढ़ने के बाद अपन आगे सोचेंगे जब फोटो की जरूरत होगी। ए पेशेंट कम विथ पेन, एक मरीज है जिसको दर्द है, ठीक है, इन द एब्डोमिन, पेट में दर्द है, ओके, एंड ऑन फर्दर इमेज फॉलोइंग ए ऑब्टेन, और उसके बाद हमने ये वाला फोटो खींचा है, ठीक है। अगला बोला व्हाट इज ए ट्रीटमेंट डन, इसके लिए क्या इलाज करें, तो फोटो तो देखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो कि ऑप्शन पीसीएनएल, ईएसडब्ल्यूएल, यूरेट्रोसिस्टोस्कोपी रिमूवल और रीएश्योर। तो प्यारे दोस्तों फोटो को देखोगे तो आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, मैं आपको फोटो को अच्छे से नजर आती हुई बताता हूं। याद रखिएगा ये आपके सामने केयूबी का एक्सरे है, अरे ये किडनी, यूरेटर, ब्लडर का एक्सरे देखने को मिलता है। ये किसी भी मरीज का पेल्विक आर्च नजर आ रहा है, ध्यान रखिएगा ये किसी भी मरीज का क्या नजर आ रहा है, पेल्विक आर्च नजर आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद ये मरीज की आपको डायलेटेड किडनी देखने को मिल रही है और ये किडनी के बाद में ये यूरेटर नजर आ रहा है। ध्यान रखिएगा ये मरीज की आपको डायलेटेड किडनी नजर आ रही है, आई क्या चलेगा, ध्यान रखिएगा ये मरीज की डायलेटेड किडनी नजर आ रही है। ये देखिएगा ये कुल मिलाकर के ये मरीज की किडनी नजर आ रही है क्या, ये इस प्रकार से ये आपका यूरेटर आ गया, ये यूरेटर आ गया, और ये यूरेटर कहां खुलेगा प्यारे दोस्तों, ये देखिएगा ब्लडर में, और उसके बाद ये यूरिथ्रा वाला पोर्शन है। कुल मिलाकर के ये मामला। अब इसमें आपको एक व्हाइट कलर की टिकड़ी यहां नजर आ रही है, देख लीजिएगा, ये देखिएगा, ये एक्सरे आपके सामने एग्जामिनर ने बनाने की कोशिश की, और पीछे आपके क्या चल रहे हैं, कॉलम चल रहे हैं, अरे पीछे आपके क्या चल रहे हैं, वर्टिब्रास कॉलम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है साहब। अब इस फोटो को यानी ये एक्सरे किसका देखने को मिलता है, किडनी, यूरेटर, ब्लडर का एक्सरे। अरे ध्यान रखिएगा ये आपके सामने क्या देखने को मिलता है, एक्सरे ऑफ केयूबी, किडनी, यूरेटर, ब्लडर का एक्सरे देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा ये वाला क्या देखने को मिलता है, पेल्विक ब्लेड देखने को मिलती है। अरे ध्यान रखिएगा ये पेल्विक नजर आ रहा है, ये आपके सामने क्या नजर आई, किडनी देखने को मिल रही है। आराम से मैं एक एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ये क्या देखने को मिलता है, यूरेटर देखने को मिलता है, और ये क्या देखने को मिलता है, ये ब्लडर नजर आएगा। अरे ये क्या नजर आएगा, ब्लडर नजर आएगा, और ये क्या देखने को मिलता है, यूरिथ्रा देखने को मिलता है। मुन्ना देख जैसे ही बोन के ऊपर लाइट गिरी तो आपको यूरेटर के अंदर, और यूरेटर में भी कहां, लोअर यूरेटर के अंदर आपको एक स्टोन नजर आ रही है। ध्यान से वो कहते हैं ना कैमरामैन फोकस करें, तो यहां पर अपने आप को फोकस करवाएं और इस स्ट्रक्चर को देखें। यहां आपको क्या देखने को मिलती है, लोअर यूरेटर स्टोन देखने को मिल रही है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मरीज के लोअर पोर्शन के यूरेटर में स्टोन नजर आ गई है। अरे जिसे क्या बोल सकते हो, यूरेट्रोलिथियासिस के नाम से जानेंगे, जिसे क्या बोलोगे, यूरेट्रोलिथियासिस बोलेंगे।
लिथियासिस के नाम से जानेंगे। अब प्यारे दोस्तों एग्जामिनर बोल रहा है क्या प्रोसीजर करेंगे, तो अब प्रोसीजर पता होना चाहिए। पहला लिखा हुआ है पीसीएनएल, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोस्टोमी। अरे परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोस्टोमी का मतलब स्टोन, किडनी से स्टोन को रिमूव करना क्या कहलाता है, पीसीएनएल। ध्यान रखिएगा यूरेटर के लोअर पोर्शन में स्टोन आने के कारण किडनी डायलेट होती हुई नजर आ रही है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बन रहा है। मैंने पहला प्रोसीजर का नाम क्या लिखा है, पीसीएनएल। पीसीएनएल का मतलब क्या देखने को मिलता है, परक्यूटेनियस, अरे परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोस्टोमी। अरे ध्यान रखिएगा परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोस्टोमी का मतलब क्या देखने को मिलता है, स्टोन रिमूवल फ्रॉम, अरे स्टोन रिमूवल फ्रॉम किडनी। अरे कहां से देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि किडनी से स्टोन को रिमूव करना। अरे कहां से स्टोन को रिमूव करना, किडनी से स्टोन को रिमूव करना पीसीएनएल कहलाता है। तो अब मुझे बताओ कि क्या आपके मरीज में यहां डायरेक्ट किडनी में एंटर करते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा ये आपकी किडनी होती है, अरे ये आपकी किडनी है, ये आपका किडनी है, किडनी के अंदर ये मेडुला वाले पोर्शन, अरे याद रखिएगा ये पिरामिड, ये माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, डायरेक्ट यहां से एंटर करके स्टूल को सॉरी स्टोन को निकालते हैं। तो क्या पहला पीसीएनएल वाल का प्रोसीजर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, चलेगा। ध्यान रखिएगा रीएश्योर का मतलब वापस देखें, जब चीज कंफर्म होती है तो वापस नहीं देखा जाता, ये ऑप्शन उड़ा दीजिएगा। रीएश्योर का मतलब एक बार फिर से देखो पहचानो, क्या देखना, स्टोन तो दिख गई। अब वो प्रोसीजर बत गया ईएसडब्ल्यू और यूरेट्रोसिस्टोस्कोपी रिमूवल। ईएसडब्ल्यू का मतलब होता है एक्स्ट्रो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, यानी मरीज के यूरेटर के ऊपर किरणें डाल के या मरीज के यूरिनरी सिस्टम में पाई गई स्टोन के ऊपर किरणें डाल के उसे फोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दो। ESWL लिखेगा, अरे कौन सा लिख रहा हूं, ESWL, ध्यान से, एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ध्यान रखिएगा इसमें 1000, अरे इसमें 1000 जूल की सोनिक वेव डाली जाती है। क्या डाली जाती है, सोनिक वेव डाली जाती है। ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। कैसा प्रोसीजर है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। ध्यान रखिएगा जो क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा इट ब्रेक द स्टोन इनटू फ्रेगमेंट। किसमें करता है, स्टोन इनटू फ्रेगमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये स्टोन को फ्रेगमेंट यानी टुकड़ों में तोड़ देता है। अरे ये क्या करता है, स्टोन को फ्रेगमेंट में तोड़ने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अरे क्या करता है, स्टोन को फ्रेगमेंट में टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। इस प्रोसीजर के बाद में मरीज को क्या किया जाता है, एडवाइज टू इंक्रीज, अरे एडवाइज टू इंक्रीज फ्लूइड इंटेक। क्या करना है प्यारे दोस्तों, फ्लूइड इंटेक, पानी को बढ़ा देना है। कितना, 3000, अरे मोर देन 2 to 3 लीटर पर डे टू इजीली, लिखते जाना ये नोट्स, टू इजीली रिमूव द फ्रेगमेंट। अरे ध्यान रखिएगा ये भैया जी कोई स्टोन को खत्म नहीं करती बल्कि स्टोन के टुकड़े कर देती है, और टुकड़े होने के बाद मरीज को पानी ज्यादा दो, पानी ज्यादा दोगे तो वो क्या हो जाएगी, किडनी के माध्यम से निकल जाएगी। किंतु ध्यान दीजिएगा ESW नाम का प्रोसीजर करने के बाद अगर आपने मरीज को पानी नहीं दिया वो वापस स्टोन बन जाएगी, अरे वो टुकड़े अंदर के अंदर वापस बन जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद मरीज में डीजे संट लगाया जाता है, डबल जे संट लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे प्रोसीजर के बाद मरीज में क्या होता है, अप्लाई, अरे मरीज में अप्लाई क्या करना है, डीजे संट लगाया जाता है। डीजे संट का मतलब डबल जे संट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, डबल जे, अरे डबल जे शेप का संट लगाया जाता है। डबल जे का मतलब एक ऐसा संट देखने को मिलता है। ये आपका कहां देखने को मिलता है, ये वाला पोर्शन कहां चला जाएगा, ब्लडर में, सॉरी ये वाला पोर्शन कहां चला जाएगा, किडनी में चला जाता है, और ये कहां चला जाता है, ब्लडर में चला जाता है। और ये क्या करता है, इट प्रिवेंट द स्पाजम ऑफ यूरेटर। प्रोसीजर करने के बाद आपका यूरेटर स्पाजम नहीं हो जाए, स्पाजम हो गया तो वो स्टोन बीच में ही रह जाएगी। तो पीसीएनएल के बाद में और ESW दोनों के बाद में ये लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा डबल जे संट का पहला पोर्शन कहां देखने को मिलेगा, किडनी में, और दूसरा पोर्शन कहां देखने को मिलेगा, पहला पोर्शन किडनी में और दूसरा पोर्शन कहां देखने को मिलता है, ब्लडर में देखने को मिलता है। और इसका काम क्या देखने को मिलता है, टू prevent the chances of spasm and obstruction into ureter।
ध्यान रखिएगा, इसको मैक्सिमम कितना रख सकते हो, 6 वीक तक। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे इसको मैक्सिमम कितना प्लेस किया जा सकता है, मैक्सिमम 6 वीक तक रखा जा सकता है। बोले तो 42 दिन तक रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो वापस रिमूव करने का तरीका क्या देखने को मिलेगा? हाँ, तो याद रखिएगा, ये यूरिथ्रा के थ्रू जाकर के इसे रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यूरिथ्रा के थ्रू जाकर के इसे रिमूव कर सकते हो। अब बात आ गई कि एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कब की जाती है? जब स्टोन यूरेटर के अपर पोर्शन में हो। स्टार बना करके अब लिखना शुरू करो, अब आएगा ट्विस्ट। अरे वो कहते हैं ना, अब आएगा मजा बीड़ू। ध्यान रखिएगा, यहां क्या देखने को मिलता है? इट इज ए बेस्ट चॉइस, इट इज ए बेस्ट चॉइस व्हेन स्टोन इनटू किडनी एंड upper portion of ureter, upper 1/2 and 1/3। ध्यान रखिएगा, अपर 1/2 और 1/3, ऊपरी किडनी का आधा और 1/3 हिस्से में अगर स्टोन है तो आपका बेस्ट प्रोसीजर का नाम है ESW, एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। लेकिन अगर स्टोन आपके लोअर 1/3 में पाई जाती है तो फिर आपको ESW नहीं काम में लेनी है। तो ये वाला पोर्शन भी उठ गया, क्योंकि स्टोन के अगर मैं इसके 3 पोर्शन करूंगा तो ये लोअर 1/3 में आ रही है, अपर 1/3 में नहीं आ रही है मुन्ना। अरे ये लोअर 1/3 में आ रही है, अपर 1/3 में नहीं आ रही है। अगर यहां आती तो EWS जाता है, ये नहीं जाएगा। तो एकमात्र प्रोसीजर बच गया कि यूरेट्रोसिस्टोस्कोपी टू रिमूवल। अरे एक आप क्या करोगे, वायर डालोगे, एक फ्रेगमेंट डाला जाता है और वो किसके थ्रू जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, आप यूरेथ्रा से ब्लडर में और ब्लडर से यूरेटर में जाओगे और जाकर के ले आओगे, क्योंकि ये ब्लडर से निकलते ही नजर आ जाएगी। वैसी को यूरेट्रल जंक्शन से जस्ट ऊपर देखने को मिलती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए देखने को मिलती है? बेस्ट चॉइस। अरे इमेज से ज्यादा थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। आज के सेशन के अंदर मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, मेरी क्लास को मूवी की तरह देखोगे तो हवा भी नहीं लगेगी, और नोट्स बना लोगे तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नोट्स बन जाएंगे। इसी को कहते हैं गूगल को हैंग कराना। भगवान की कसम, कंसेप्ट की धज्जियां उड़ाने में मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। तुम अपनी शिद्दत के साथ में चीजों को निभा लेना। वो कहते हैं ना, पूरी धरा साथ दे तो और बातें, और तू जरा सा साथ दे तो और बातें। चलने को तो एक पांव पर भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा साथ दे तो और बातें। तो दूसरे पांव को साथ दीजिएगा। बेस्ट चॉइस इन लोअर यूट्राइन। अरे लोअर यूरेटर, अगर आपके लोअर यूरेटर में या 1/3 लोअर पोर्शन में पाई जाए, 1/3 लोअर पोर्शन में पाई जाएगी तो बेस्ट चॉइस क्या आएगी? तो UCR नाम का प्रोसीजर होता है, या URS भी बोल सकते हो। बोलो भगत और भगवान की जय। पड़े हो किसके चक्कर में? कोई नहीं है 360 के टक्कर में। अब सारे प्रोसीजर करने के बाद भैया जी, प्रोसीजर के दौरान हेमरेज की रिस्क होती है तो मॉनिटर करना है। प्रोसीजर के दौरान ऑब्स्ट्रक्शन की रिस्क है तो मॉनिटर करना है। प्रोसीजर के बाद यूरिन आउटपुट को असेस करना है। और इनिशियल फेज में लाइट क्लोट या लाइट ब्लीडिंग का आना कॉमन फाइंडिंग है, क्योंकि जब कैमरा डाल रहे हो, जब कोई भी कटर डाल रहे हो तो अंदर छोटा मोटा टिश्यू इंजरी होगा तो थोड़ी खून की चंद बूंदे आ सकती है, आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट भैया जी, इनिशियल फेज में 1-2 क्लोट आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यूरिन आउटपुट को देखना जरूरी है, कहीं तुम्हारे भैया जी किडनी के फंक्शन नहीं गड़बड़ा दे और स्टोन वापस से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर दे, इस चीज का भी ध्यान रखना है। समझ में आई मेरी बात? तो कमेंट बॉक्स राफेल की तरह उड़ना चाहिए। टुकर टुकर काहे देख रहे हो? अरे जमीन पे बैठ के आसमान को नहीं देखना है, बल्कि आसमान पे पहुंचना है और वहां से जमीन देखनी है कि कितनी खूबसूरत नजर आती है। अगला सवाल गूगल को हैंग कराने के लिए फिर से कीजिएगा खुद को तैयार। यह किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ए लगातार ए की बौछार चलती हुई कमेंट बॉक्स में डिजॉक्सिन के ऊपर उबड़ करके प्यार आता है, क्योंकि तुम्हें पता है डिजॉक्सिन लिथियम जब ऑप्शन में आती है तो उत्तर के रूप में वही जाती है, क्योंकि सबसे फेमस दवाइयों का नाम आता है डिजॉक्सिन, लिथियम, हिपेरिन, वारफेरिन। ये अपना एक तरफा परचम लहराती है एग्जामिनर के दिल में। सवाल को पढ़ लेते हैं, आखिरकार दिल जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा?
सवाल ने क्या पूछा आपसे कि ये पेशेंट कंप्लेन दैट सी ए ग्रीन हेलोज अराउंड द लाइट, एक मरीज कंप्लेन कर रहा है कि उसे लाइट के अराउंड अरे ग्रीन हेलोज नजर आ रहा है। हेलोज का मतलब एक घूमती हुई चक्री आ रही है ग्रीन कलर की। अरे अपॉन द रिव्यूइंग द पेशेंट मेडिकेशन लिस्ट, मरीज की दवाई की लिस्ट देखी। अरे द नर्स डिटरमाइंड दिस मोस्ट लाइकली कोज बाई हाई लेवल ऑफ विच मेडिकेशन, कौन सी दवाई है जो कलर हेलोज या ग्रीन हेलोज करवा सकती है? डिजोक्सिन, फ्रुसेमाइड, मेटाप्रोलोल या एनाल्प्रिन। प्यारे दोस्तों सबसे पहले दवाइयों के ग्रुप देखें, ये कौन सी है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्रुप से है। अरे ये क्या है? लूप डायूरेटिक है। ये क्या है? बीटा ब्लॉकर है और ये एसी इनहिबिटर है। तो एनाल्प्रिल है, रेमिप्रिल है, कैप्टोप्रिल है, रीमाप्रिल है, जीमाप्रिल है, इनारप्रिल है। ये सारी क्या देखने को मिलती है? एसीई इनहिबिटर होती है, इनहिबिटर देखने को मिलती है। जो कैसे काम करेगी सर? ये एंटी हाइपरटेंशन के लिए काम करती है, एंटी हाइपरटेंशन के लिए काम करेगी, बीपी को घटाने के लिए। और इसका स्पेसिफिक साइन क्या देखने को मिलता है? तो लिख लीजिएगा ड्राई परसिस्टेंस। अरे क्या देखने को मिलता है? ड्राई परसिस्टेंट कफ वाला मामला देखने को मिलता है। अरे क्या देखने को मिलता है? ड्राई परसिस्टेंट कफ वाला मामला या माजरा होता है। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है तो उड़ा दीजिएगा। अगला लिखा है मेटाप्रोलोल, जिस दवाई के पीछे लोल होता है वो होती है बीटा ब्लॉकर। अरे कौन सी देखने को मिलता है? बीटा ब्लॉकर भी एंटी हाइपरटेंशन का काम करेगी। अरे ये भी कैसी दवाई देखने को मिलती है? तो एंटी हाइपरटेंशन होती है। हाइपरटेंशन की दवाई का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? हाइपोटेंशन। भाई बीपी को घटाने वाली दवाई जरूरत से ज्यादा घटा देगी तो बीपी बहुत ज्यादा घट जाएगा। और ये दूसरा लंग से रिलेटेड सिम्टम लेकर के आती है, ध्यान रखिएगा। लंग से रिलेटेड सिम्टम लाएगी और मरीज में क्या करवा सकती है? हाइपोटेंशन करवा सकती है। हाँ, क्योंकि बीटा रिसेप्टर लंग्स के ऊपर वाला मामला देखने को मिलता है तो यह भी उड़ा दीजिएगा। फ्रुसेमाइड नाम की दवाई क्या है? तो एक प्रकार का लूप डायूरेटिक है। क्या देखने को मिलता है? लूप डायूरेटिक देखने को मिलता है। फ्रुसेमाइड को अपन लेसिक्स बोलते हैं। जरूरत से ज्यादा फ्रुसेमाइड दे दिया तो हाइपोकैलेमिया करवा देगा, हाइपोनेट्रीमिया करवा देगा, हाइपोवोलेमिया करवा देगा, हाइपोटेंशन करवा देगा, यानी बीपी को घटा देगा, शरीर में पानी की कमी करा देगा, शरीर में पोटेशियम और सोडियम की कमी करा सकता है। नेक्स्ट, फ्रुसेमाइड की टॉक्सिसिटी जैसे कुछ लक्षण आएंगे तो यह मरीज में टिनाइटस करवा सकता है। क्या करवा सकता है? टिनाइटस। अरे बोले तो रिंगिंग इन द ईयर, इसका क्लासिकल साइन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रिंगिंग इनटू ईयर। अरे रिंगिंग इनटू ईयर का मतलब कानों में घंटियां बजती हुई नजर आएगी तो उड़ा दो। तो सारी दुनिया एक तरफ और आपकी अपनी डिजोक्सिन एक तरफ चलेगा। अगले 5 से 7 मिनट के लिए डिजोक्सिन को देखते हैं कि आखिरकार डिजोक्सिन क्या कहलाती है। अरे आखिरकार क्या देखने को मिलती है? दवाई का नाम देखने को मिलता है डिजोक्सिन। डिजोक्सिन नाम की दवाई कैसी है? तो इसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड के नाम से जानते हैं। अरे इसे क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? कार्डियक ग्लाइकोसाइड के नाम से जानेंगे। सर ये क्या देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों? ये ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। अरे किसकी देखने को मिलती है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस है। किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले मरीज की ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलती है। नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण का मामला क्या देखने को मिलता है? ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होती है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक देखने को मिलती है। अरे ये नेगेटिव कॉर्मोट्रोपिक और नेगेटिव डोर्मोट्रोपिक होती है। अरे ये नेगेटिव क्या देखने को मिलती है? कॉर्मो और डोर्मो देखने को मिलती है। यानी भैया जी कंडक्शन को और हार्ट रेट को कम करती है और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। अरे ध्यान रखिएगा, ये क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन को तो बढ़ाती है, कॉन्ट्रैक्शन को तो क्या करेगी? इंप्रूव करने की दवाई है। यानी डिजोक्सिन एक ऐसी दवाई है जब मरीज का हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करना बंद कर दे या कम कर दे तो उस मरीज को यह दवाई दी जाती है जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाती है। कॉन्ट्रैक्शन तो तगड़े करवाएगी लेकिन भैया जी ये क्या करेगी? डिक्रीज कंडक्शन। इसका कंडक्शन है अरे वो भी धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है और इसकी जो हार्ट रेट है वो भी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कंडक्शन का मतलब जो मूवमेंट धीरे धीरे चलेगा वो धीरे धीरे वाला प्रोसेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डिजोक्सिन जब भी मरीज को दी जाती है तो डिजोक्सिन के साथ में प्यारे दोस्तों अरे डिजोक्सिन का थेराप्यूटिक लेवल क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा थेराप्यूटिक लेवल यानी मरीज के शरीर में कितना लेवल आ जाएगा तो दवाई अपना असर दिखाएगी। तो 0.6 to 2.0 Ng/dl वाला मामला देखने को मिलता है। 2.5 से ऊपर हो जाएगी ये मरीज में टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करके जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। जब मरीज को डिजोक्सिन दी जाती है तो डिजोक्सिन नाम की दवाई मार्केट में 250, 500 और 1000 के रूप में डोज अवेलेबल होते हैं mg। ध्यान रखिएगा, डिजोक्सिन के साथ में क्या करना है? ऑलवेज मॉनिटर पोटेशियम वैल्यू। ध्यान रखिएगा क्या करना है? ऑलवेज मॉनिटर पोटेशियम वैल्यू।
ध्यान रखिएगा डिजोक्सिन के साथ में कौन से इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर जरूर करना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि साहब पोटेशियम को मॉनिटर करना है। अरे क्यों करना है? क्योंकि जैसे ही आपके शरीर में पोटेशियम की कमी होगी डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो एक अति महत्वपूर्ण लाइन लिखवा रहा हूं, स्टार बना के लिख लीजिएगा, मजा आ जाना चाहिए प्यारे दोस्तों। रटने वाले रटते रह जाएंगे, पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। और लाइन क्या देखने को मिल रही है? हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी एंड डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कोज हाइपरकैलेमिया। ध्यान रखिएगा पोटेशियम की कमी से डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है, और डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई तो पोटेशियम बढ़ जाएगा। इस चीज को समझने की कोशिश करें। कैसे देखने को मिलता है? मान लीजिएगा कि ये तुम्हारी एक किडनी है और ये तुम्हारी दूसरी किडनी देखने को मिल रही है। ध्यान रखिएगा, अब मैंने क्या बोला? जैसे ही, क्योंकि आपके पोटेशियम और डिजोक्सिन एक जैसे नजर आ रहे हैं। जब व्यक्ति के शरीर में किडनी में पोटेशियम की कमी होगी, अरे जैसे ही पोटेशियम की कमी होगी तो ये क्या करेगा? डिजोक्सिन को रोकना शुरू कर देगा। अरे इसको नहीं पता है कि पोटेशियम कौन है, तो ये बोला डाला है, तो इसने किसको रोकना शुरू कर दिया? डिजोक्सिन को। तू आजा, तू आजा। ये डिजोक्सिन बोल रहा है मैं डिजोक्सिन हूं, मैं अबला नारी हूं, मुझे क्यों रोक रहे हो निकम्मे इंसानों? अरे मैं दिल की मारी हूं, मैं दिल की सच्ची हूं, मैं भैया जी हिंदुत्व को लेकर के चलने वाली हूं, मैं हिंदुस्तान में पाई जाती हूं, मैं फार्मेकोलॉजी कंपनी द्वारा बनाई जाती हूं, मैं पेड़ों से टूट करके नहीं आती, मैं दिलों पे राज करने वाली होती है, दिलों की धड़कन बढ़ाने वाली होती है, दिल का कचरा न करने वाली होती है, दिल की बातों को समझने वाली होती है, मैं गहराई में पाई जाती हूं। कुल मिलाकर के वेनवर पोटेशियम वैल्यू डाउन, अरे पोटेशियम की कमी हुई, पोटेशियम की कमी होना हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया कैन कॉज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, क्योंकि किडनी ने डिजोक्सिन को पकड़ लिया। इसने बहुत बताया समझाया कि त्योहारों का सीजन है, जाने दो, क्यों रोक रहे हो, क्यों बांध रहे हो, क्यों पकड़ा रहे हो? तो किडनी ने बोला एक ही तरीका है, तू है या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है, तू हमें पोटेशियम पकड़ा जा, तू निकल जा। तो अब डिजोक्सिन का टारगेट भी क्या हो गया? पोटेशियम। तो क्या मरीज में जैसे ही आपके हाइपर डिजोक्सिन हुआ या डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हुई, उसने पोटेशियम के कणों को पकड़ना शुरू किया कि ये निकम्मे इंसान, तू इधर आ, तेरे चक्कर में मैं फंस गई। अरे मैं बहते रास्ते में जाती हुई, नजरों को घुमाती हुई, लोगों को ताड़ती हुई, प्यार के पुचकारे सोचती हुई, होली के त्योहार में होली खाने के चक्कर में, रंगों की रंगीन दुनिया में गुम होने के चक्कर में अरे मैं बदनाम हो गई। अरे मैं अपने घर जा रही थी, मेरे घर वाले इंतजार करते रह गई, तू आजा, मैं तेरे को कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे डिजोक्सिन ने किसको पकड़ना शुरू कर दिया? पोटेशियम को। तो व्यक्ति के जब डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है तो वो पोटेशियम को रिटेंड कर लेता है। तो हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, और डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कोज हाइपरकैलेमिया वाला मामला समझ में आया? अति महत्वपूर्ण है पोटेशियम को देखना। इसके अलावा डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी में क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं? तो याद रखिएगा एनोरेक्सिया, और क्या देखने को मिलेगा मरीज में? नोजिया। ये कमेंट बॉक्स में जो बातें कर रहे हैं सुधर जाओ। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिलता है। हंसने में कोई कमी नहीं है, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना छोड़ दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। 360 डिग्री चीजें रटवाती नहीं है, बल्कि कंसेप्ट की धज्जियां उड़ाने के लिए जानी जाने वाली सीरीज है। नर्सिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा एपिसोड लेकर के अपने आप को उजागर करें। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, और क्या देखने को मिलता है? जैसा कि सवाल ने पूछा, कलर एलोज देखने को मिलता है। अरे क्या देखने को मिलता है? कलर एलोज वाली चीज है। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग हो तो समझ लेना कि टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहे हैं। अरे किस साइड जा रहे हैं? टॉक्सिसिटी। 2.5 mg के ऊपर टॉक्सिसिटी वाली इंडिकेट देखने को मिलेगी कंडीशन। अब जैसे ही मरीज में डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है, हमें क्या करना पड़ता है? इसका एंटीडोट रखना होता है। अरे डिजोक्सिन का एंटीडोट क्या देखने को मिलता है? तो आपका पता होना चाहिए डिजी बाइंड। अरे क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों? डिजी बाइंड या डिजोक्सिन इम्यून फेब। क्या देखने को मिलेगा? डिजोक्सिन इम्यून फेब देखने को मिलता है। इम्यून फेब वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। डिजोक्सिन इम्यून फेब नाम का क्या काम में लिया जाता है? एंटीडोट काम में लिया जाता है टॉक्सिसिटी वाली कंडीशन में। और डिजोक्सिन के लिए बनने वाले अति महत्वपूर्ण सारे के सारे सवाल लिख दिए। अब ये डिजोक्सिन हार्ट रेट को कम करता है, तो ध्यान रखिएगा देने से पहले क्या चेक करें? ऑलवेज असेस हार्ट रेट बिफोर प्रेस्क्राइबिंग। अरे हमेशा क्या कोशिश करें? ऑलवेज असेस। अरे क्या करना है? ऑलवेज असेस हार्ट रेट बिफोर
अरे ध्यान रखिएगा, प्रेस्क्राइब करने से पहले हमेशा हार्ट रेट देखें। और अगर ध्यान रखिएगा आपके पास में अगर मगर ना करे 3 उम्र के तकाजे आएंगे। अरे क्या देखने को मिलता है? एडल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा कौन देखने को मिलता है? चिल्ड्रंस देखने को मिलता है। और कौन देखने को मिलता है? तो इन्फेंट देखने को मिलता है। तो मुन्ना, अगर इन्फेंट की धड़कन 90 से कम घट जाए, चिल्ड्रंस की 70 से कम हो जाए, एडल्ट की 60 से कम हो जाए, ध्यान रखिएगा बीट पर मिनट बोल रहा हूं, जी हां बीट पर मिनट वाला मामला चल रहा है, बीट पर मिनट वाला मामला चल रहा है। ये अगर इस प्रकार से घट जाए तो समझ लेना इसे क्या बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसे बोलेंगे टॉक्सिसिटी की तरफ जाना। और हार्ट रेट घट जाती है तो एकमात्र ऑप्शन आपके पास में आएगा, क्या कर दो? दवाई को होल्ड कर दो। नेक्स्ट एग्जामिनर का फेवरेट सवाल आता है कि कई बार मरीज, यानी बोला जाता है एक मां है जो बच्चे को डिजोक्सिन दिया, डिजोक्सिन के बाद बच्चे ने उल्टी कर दिया, मां क्या करेगी? अगला डोज देगी, वापस देगी, नहीं देगी, डॉक्टर को बताएगी। तो डॉक्टर को बताना है अगला डोज नहीं देना है। अगर वो उल्टी कर रही है मतलब टॉक्सिसिटी को इंडिकेट कर रही है, वापस रिपीट डोज नहीं करना। वेन एवर पेशेंट वॉमिट विद द डिजोक्सिन, नेक्स्ट डोज शुड बी होल्ड एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। फिर से बोलो भगत और भगवान की जय। इसके बाद डिजोक्सिन में कुछ नहीं जाएगा और 100% डिजोक्सिन का सवाल एग्जाम के रूप में आएगा। तो कलर एलोज करने वाली दवाई कौन सी देखने को मिलेगी? राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अटकना नहीं चाहिए, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। तो अब बार बार पीछे मुड़ मुड़ के ये क्या देख रहे हो कि कितना आंकड़ा छू लिया और कितना बाकी है। अरे जितना बड़ा आसमान है उतनी बड़ी सोच रखो और अगले सवाल का जवाब देकर के खुद को सामर्थ्य पैदा करने की कोशिश करो। हर एक बच्चा फटाक से जवाब देगा। ए बी, रंगीन जवाब देने में तो तुम एक्सपर्ट हो, भेड़ चाल की तरह न चले, खुद को गूगल स्टूडेंट बनाना है प्यारे दोस्तों। वो कहते हैं ना कि जिन लोगों ने कहा था कि तुमसे न हो पाएगा उन्हीं को करके दिखाना है। सवाल ने आपसे पूछा है कि विच क्लास ऑफ मेडिकेशन, कौन सी दवाई है? अरे प्रोटेक्ट द इस्कीमिक मायोकार्डियल बाय द ब्लॉकिंग ऑफ द कैटाकोलामाइन एंड द सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन। अरे प्यारे दोस्तों, हार्ट के मायोकार्डम में इस्कीमिया हो गया और आपको कैटाकोलामाइन को बंद करना है, तो बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ओपियोइड या नाइट्रेट। तो आसान तरीके से मैं चीजों को थोड़ा सा भूमिका बना करके समझाने की कोशिश करता हूं कि ये आपके हार्ट की क्या है? एंडोकार्डियम है। अरे ये आपके हार्ट की क्या नजर आ रही है प्यारे दोस्तों? एंडोकार्डियम नजर आ रही है। अरे ये आपका राइट एट्रियम देखने को मिल रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम देखने को मिलता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये बाइकस्पिड वॉल है, ये मिट्रल वॉल देखने को मिलेगा, जिसे ट्राइकस्पिड, ये पल्मोनिक वॉल है, ये एओर्टिक वॉल है। चलेगा, इन सारे वॉलों के ऊपर आपके कौन सी हार्ट की लेयर आती है? तो जिसे मायोकार्डियम बोला जाता है, जो हार्ट की मस्कुलर और सबसे मजबूत लेयर होती है, जो खून से लबरेज होती है, फुल खून लेकर के घूमती है और सबसे बाहर की तरफ होती है, जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के रूप में देखने को मिलती है, उसे क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम के रूप में देखते हैं। अरे किसके रूप में देखते हैं मुन्ना? पेरिकार्डियम के रूप में देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हार्ट के अंदर वाली, अरे ये वाली, ये राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, इसके बाद जो खून से भरा हुआ है, अरे वो वाले कौन से हो गए? वेंट्रिकल वाली चीजें देखने को मिल रही है। उसके बाद में ये कौन सी चल रही है? ये मायोकार्डियम वाला पोर्शन नजर आ रहा है। और सबसे बाहर क्या देखने को मिल रही है? अरे सबसे बाहर आपको क्या देखने को मिलती है? ये पेरिकार्डियम। तो कुल मिलाकर के आपका हार्ट ऐसा है
अरे आपका हार्ट ऐसा देखने को मिलता है। अब हमारे ध्यान से देखिएगा, अरे लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा साहब एओर्टा, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी, अरे लार्जेस्ट वाला मामला देखने को मिलता है। लॉन्गेस्ट इंफीरियर वीना केवा और लार्जेस्ट एओर्टा होती है। हार्ट से निकलने वाली वो वेसल जो टिश्यू पे खत्म हो वो आर्टरी कहलाती है, और सबसे बड़ी आर्टरी का नाम है एओर्टा। एओर्टा की फर्स्ट ब्रांच होती है कोरोनरी आर्टरी, जो हमारे हार्ट के मायोकार्डियम को सप्लाई करती है। अरे इसकी जो फर्स्ट ब्रांच है इसका नाम क्या देखने को मिलता है? कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई किसको देती है? तो ध्यान रखिएगा हार्ट के मायोकार्डियम के, अरे ध्यान रखिएगा हार्ट के मायोकार्डियम को सप्लाई देती है, मायोकार्डियम। और हार्ट की मायोकार्डियम का काम क्या है? हार्ट को सिस्टोल या डायस्टोल करना। अरे ध्यान रखिएगा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, सिस्टोल एंड डायस्टोल। हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसकी मेहरबानी से होते हैं? मायोकार्डियम। भगवान न करे, खुदा न खास्ता, आपकी कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ गया, कोई एथेरोस्क्लेरोसिस आ गया, कोई थ्रोम्बस आ गया, अरे कोई कंप्रेशन आ गया, कोई न कोई नैरोविंग वाली चीज देखने को मिल रही है, मायोकार्डियम को खून नहीं पहुंचेगा तो ये मायोकार्डियम बिना खून के तड़पेगी। अरे हां, मैं जो तड़पूं तो तड़पूं, लेकिन तुम न तड़पना, क्योंकि तुम जो तड़पे तो मैं मसूर और मगरूर हो जाऊंगा। हार्ट को खून नहीं पहुंचने से मायोकार्डियम में हुआ ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया लगातार बना रहा तो मरीज के अंदर देखने को मिला इस्चीमिया। तो ध्यान रखिएगा हार्ट के मायोकार्डियम में, ध्यान रखिएगा मायोकार्डियम में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन डिक्रीज होने से वहां टिश्यू में क्या होने लगा? नेक्रोसिस होने लगा। इस पोर्शन को आपने क्या बोल दिया? इस्चीमिया बोल दिया। और ये इरिवर्सिबल जैसा हो गया तो इसे क्या बोल दोगे? इन्फॉक्शन बोल दिया जाता है। अरे इरिवर्सिबल जैसा होगा तो क्या कहलाएगा? इन्फॉक्शन जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। अब क्या होता है कि हार्ट के, अरे बॉडी कंपनसेट करने के लिए सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, कैटाकोलामाइन हार्मोन होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन। ये बोला जा रहा है कि ऐसी मरीज को दवाई दे दो जो इसके, अरे या तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दो या ऑक्सीजन की डिमांड घटा दो, दो ही चीजें हो सकती है। मैंने अपने पिताजी से 1000 रुपए मांगे और मैं पिताजी के ऊपर नाराजगी व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने 1000 रुपए नहीं दिए, तो दो ही तरीके हैं रजामंदी करने के, या तो वो मुझे पैसे दे दे या मेरी डिमांड कम कर दे। वो 100 रुपए देके मुझे खुश करना चाहते, मैं नहीं होऊंगा। 100 रुपए से मैं तभी खुश हो सकता हूं जब वो मेरी डिमांड को कम कर दे, मेरी डिमांड को 1000 की जगह 100 पे ले आए और फिर 100 का नोट पकड़ाएंगे और बोलेंगे बेटा चिल मार क्या। अरे कहने का मतलब यहां हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? मायोकार्डियल इंफार्क्शन में हमारा टारगेट एक ही होना चाहिए कि या तो डिमांड को कम कर दो, या तो क्या कर दो? डिमांड को कम कर दो, और या हमारा टारगेट होना चाहिए सप्लाई को बढ़ा दो। या तो डिमांड को कम कर दो या क्या करो? सप्लाई को बढ़ा दो। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अरे ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम मरीज को कैटाकोलामाइन ब्लॉकर के रूप में या सिंपैथेटिक ब्लॉकर देते हैं। क्या देते हैं? सिंपैथेटिक ब्लॉकर दिया जाता है। और सिंपैथेटिक ब्लॉकर वाली कंडीशन के लिए आपने मरीज को जो दवाई दी है वो कौन सी होगी? बीटा एड्रीनर्जिक। अरे ध्यान रखिएगा, ब्लॉकर देंगे, दोगे या नहीं दोगे? डेफिनेटली। और ये क्या करेगा? ब्लॉक द कैटाकोलामाइन। अरे ये क्या करेगा? ब्लॉक द फंक्शन ऑफ कैटाकोलामाइन। अरे कैटाकोलामाइन का मतलब सिंपैथेटिक है। अरे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के जो जो काम होंगे उन्हें ये क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। और जब सिंपैथेटिक के काम जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे तो यही तो हमारा उद्देश्य था कि इसका क्या हो गया? अरे ये कॉन्ट्रैक्शन जो है, एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए थी वो आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। तो यहां ऑप्शन बोल रहा है नाइट्रेट देंगे, नहीं देंगे। अरे ध्यान रखिएगा, वो नाइट्रेट ग्रुप से आने वाली दवाई होती है, उड़ा दीजिएगा। ओपियोइड क्या करता है? प्रीलोड को कम करता है। नो डाउट मरीज को मॉर्फिन दी जाती है। मॉर्फिन क्या करती है? मरीज की ऑक्सीजन डिमांड को कम करने का काम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाले मरीज में मॉर्फिन क्या काम करती है? तो मॉर्फिन ऑक्सीजन की डिमांड को कम करेगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यहां नहीं देकर के मरीज को बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या देखने को मिलता है? ए। अरे राइट आंसर क्या देखने को मिलता है? ए। बोलो भगत और भगवान की जय। याद रखिएगा, ये जिसके पीछे डिफिन आता है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, निफिडिपिन वगैरह। अरे ध्यान रखिएगा, निफिडिपिन वगैरह वो दवाई देखने को मिलती है। वेरापामिल वगैरह वो कौन सी होती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के रूप में देखने को मिलती है। जिस दवाई के पीछे डिफिन दिखा हुआ दिखे, या अगर आपसे पूछ लिया जाता है वेरापामिल, अरे वेरापामिल डिल्टियाजिन, तो ध्यान रखिएगा डिल्टियाजिन है, वेरापामिल है या डिफिन है, निफिडिपिन वगैरह। अरे ध्यान रखिएगा, निफिडिपिन वगैरह, लेमिडिपिन वगैरह, टीबीडिपिन वगैरह वो सारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है।
क्लियर। राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए। जिन जिन बच्चों ने ए दिया उन सबका सही है, और जिन्होंने दिल गलती कर बैठा है फिर गलती कर बैठा है, गलती यहां करनी है एग्जाम हॉल में किसी भी बच्चे को किसी भी हालत में किसी भी कीमत में किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। क्लियर। ध्यान रखिएगा, हौसलों में आग रखो, जोश जुनून पागलपन रखो, चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट को जिंदगी को जीने की कोशिश करो। और मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, कि मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, अभी तो खुद उलझा हुआ हूं वक्त को सुलझाने में, और वक्त ही कितना लगता है जुल्फे सुलझाने में, मगर ता उम्र गुजर जाती है वक्त को सुलझाने में। तो अभी जो तुम्हें होली के लिए बुला रहे हैं उनको बोल लेना, अरे होली तो होली, अरे होली तो होली, लेकिन मैं सिलेक्शन निकाल के आऊंगा तो तेरी जुल्फे संवारने के लिए जरूर आऊंगा, और जब मैं सिलेक्शन ही नहीं निकाल पाऊंगा तो कैसे तेरी जुल्फे सुलझा पाऊंगा। तो कोशिश करें समय को सुलझाएं, जुल्फे का तो समय बहुत ज्यादा मिलता ही रहेगा, चिंता बिल्कुल नहीं करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जी हां प्यारे दोस्तों, आपके अपने उत्कर्ष ऐप में चल रहा है होली हंगामा एंड धमाका ऑफर। क्या सर इस बार हंगामा और धमाका दोनों एक साथ चल रहे हैं? डेफिनेटली। अरे हंगामा और धमाका आपके एक साथ चल रहे हैं 21 मार्च से 28 मार्च तक। अरे प्यारे दोस्तों, कब से कब तक की बात चल रही है? 21 मार्च से 28 मार्च तक उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन और रिकॉर्डेड कोर्स पर मिल रहा है आपको 90% तक का भारी डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर जो उत्कर्ष ऐप में जो बुक्स वाला की प्रिंटेड नोट्स होते हैं उनके ऊपर भी मिल रहा है भारी छूट। क्या सर इतना ही कुछ है? नहीं, अभी तो रुको, अरे अभी तो रुको, उत्कर्ष ऐप में ये वाली चीज है 90% तक का भारी डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि आप जब उत्कर्ष ऐप में इस होली हंगामा ऑफर में अगर आप कोर्स खरीदते हैं तो इसको कोर्स के अंदर आपको मिलेगी 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, यानी 1 साल का ऑनलाइन एक्सेस तो होता ही है, अब 1 साल की जगह कुल मिला के 12 महीने की जगह 15 महीने का ऑनलाइन एक्सेस आपके पास में रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड कोर्स हो, लाइव जब तक है लाइव चलेगा, उसके बाद आपके अंदर अरे जब से खरीदा है तब से लेकर के कुल मिलाकर के 1 साल नॉर्मल होता है, अब आपके 15 महीने का ऑनलाइन एक्सेस देखने को मिलेगा। तो ये 90% तक का भारी डिस्काउंट। सर कौन से कोर्स में क्या छूट है? हमें सफलता के शिखर पे पहुंच के दिखाना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का एलएफएस का जो बैच रनिंग हो रहा है वो बैच अब आपको मिल रहा है मात्र 2000 रुपए में, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये ऑफर में ही मिल रहा है, और ऑफर की तारीख है 21 से 28 मार्च, 21 से 28 मार्च तक ही आपको यह कोर्स 2000 में मिलेगा। अगर DSSB की तैयारी कर रहे हो तो जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों है, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रही है, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग, अरे नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों कोर्स है जो मात्र 2500 रुपए में आपके लिए अवेलेबल होगा लाइव फ्रॉम स्टूडियो। ये रिकॉर्डेड कोर्स नहीं, लाइव चल रहे हैं। नेक्स्ट नॉर्सेट के लिए जो एलएफएस का बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, वो बैच मिल रहा है मात्र 3500 रुपए में। ओए माय गॉड, नॉर्सेट एम्स दिल्ली को उसकी औकात दिखाना चाहते हो तो मात्र 3500। नेक्स्ट भैया जी, लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से जो हमारा ऑफलाइन का बैच आपके लाइव चलेगा वो मात्र चलेगा 5500 रुपए में। बहुत अच्छी प्राइस की ऑफर चल रहा है, सही समय पे सदुपयोग कर लेना। सर समय कम है, नॉर्सेट में प्रहार करना है एमसीक्यू बैच को परचेज करके, तो एमसीक्यू बैच आपके लिए ऑफर में अवेलेबल रहेगा मात्र 1000 रुपए में। नॉर्सेट महापैक, अरे नॉर्सेट महापैक के अंदर क्या होगा, नॉर्सेट के थ्योरी एमसीक्यू पैक का कॉम्बो मिलेगा, और ये कॉम्बो कितने में मिलेगा, मात्र 6000 रुपए में आपके सामने आएगा। और नर्सिंग के अंदर, अरे नर्सिंग प्लस राजस्थान सीएचओ का महापैक लेना चाहते हो जिसमें नॉर्सेट लेवल की तैयारी की पुष्टि हो जाए, राजस्थान सीएचओ का धमाका हो जाए, तो ये मात्र 4000 रुपए में। तो याद रखिएगा ये दोनों कॉम्बो पैक चल रहे हैं। अरे ये महापैक है, ये कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक का मतलब इनमें एक से ज्यादा कोर्सेज आपको मिलेंगे, यानी यहां 6000 और 4000 ले लोगे तो इसके साथ में सामंजस्य वाली तैयारी, कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर ये कोर्स लूं या वो कोर्स लूं। अरे इसीलिए बोला जाता है कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है उत्कर्ष के टक्कर में। तो सही मौका है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑफर की तारीख को जरूर ध्यान में रखें, 21 से 28 मार्च तक है, इसलिए देरी नहीं करनी है। आसान तरीका है कि कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट कोर्स तक पहुंचोगे और अपने मन पसंदीदा कोर्स को परचेज करके तैयारी को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि किस्मत ने आपको मौका दिया है, आपकी मेहनत दुनिया को चौंका देगी। दूसरा आसान तरीका होगा कि आज ही ऐप स्टोर से जाकर के या प्ले स्टोर से जाके आपका अपना उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करें इस लोगों के साथ वाले को, और उसमें जाकर के मन पसंदीदा कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। इसके अलावा ये तो मैंने नर्सिंग बोला है, अगर कोई आपका भाई बहन दोस्त यार दोस्त कोई भी किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहा है, उत्कर्ष ऐप में 650 प्लस कोर्सेज है, उन सब के ऊपर चल रहा है 90% तक का भारी छूट। तो प्यारे दोस्तों, जितने भी लोग हैं उनको बता दीजिएगा कि सही समय है, उत्कर्ष तैयारी मतलब कामयाबी होगा सबका हक। आपके लिए अगला सवाल क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से देखें। ओह माय गॉड, इतना बड़ा सवाल, अरे सवाल बड़ा है तो जवाब भी बड़ा होगा, क्योंकि दिलदार का दिल बड़ा होता है।
सवाल को पढ़ना है फिर जवाब देना, आपके मन से देना है। पड़ोसी क्या जवाब दे रहा है वो जवाब नहीं देना है, क्योंकि पड़ोसी के लिए तो एक ही लाइन है कि तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवे बरकरार रखेंगे। चलो पढ़ते हैं सवाल को कि सवाल आपको किस दिशा में ले जा रहा है। कि उसने पूछा है कि द नर्स इज ए मॉनिटरिंग ए क्लाइंट इन द एक्टिव लेबर। अरे नर्स ने मरीज को देखा, मरीज एक्टिव लेबर में यानी फर्स्ट स्टेज की सेकंड स्टेज में। अरे एंड द नोटेड देयर हैविंग ए कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 मिनट, अरे हर 3 मिनट से कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। और लास्ट है 45 सेकंड के लिए, 45 सेकंड के लिए। द नर्स नोटेड दैट द फीटल हार्ट रेट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, अरे कितनी आ रही है, 100 बीट पर मिनट आ रही है। नेक्स्ट विच नर्सिंग एक्शन इज ए मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो प्यारे दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बच्चे की धड़कन का घट करके नीचे आ जाना। नो डाउट अगर मैं आपको थोड़ी सी रूपरेखा बताऊं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर बात करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में, किसके बारे में बात करें, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में बताएं तो फर्स्ट स्टेज चलती है लेट में। अरे कैसे चलती है, लेट में चलती है, LAT लेटेंट एक्टिव ट्रांजिशनल। अब लेटेंट वाली स्टेज के अंदर मैंने बोला था कि 15 से 30 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, हर 15 से 30 मिनट के लिए, हर 15 से 30 मिनट के लिए यह मामला देखने को मिलता है। सही है। इधर क्या देखने को मिलता है तो प्यारे दोस्तों 30 से 45 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। और इधर क्या देखने को मिलता है तो ध्यान रखिएगा 60 से लेकर के 90 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। आते हैं या नहीं आते हैं ध्यान रखिएगा, ये कुल मिला करके। अरे ये मामला क्या होगा तो 5 से 10 मिनट, ये 3 से 5 मिनट वाला चलता है। तो एक्टिव स्टेज में अगर कोई भी फीमेल में 3 मिनट वाला मामला है और 45 सेकंड कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, यानी ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इसके बाद मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, डिसिलरेशन। एक नाम पढ़ाया था आपको, डिसिलरेशन। और डिसिलरेशन का मतलब था कॉन्ट्रैक्शन के दौरान धड़कन में होने वाला परिवर्तन। अरे कब बोला था, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। डिसिलरेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन के साथ में हार्ट रेट में होने वाला चेंजेज। क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ में हार्ट रेट में होने वाला चेंजेज क्या कहलाता है, डिसिलरेशन कहलाता है। और अगर प्यारे मित्रों में यहां डिसिलरेशन को खोलूं, डिसिलरेशन 2-3 प्रकार के बताए थे। एक तो अर्ली डिसिलरेशन बताया था, दूसरा आपको लेट डिसिलरेशन बताया था, और तीसरा वेरिएबल डिसिलरेशन बताया था। क्या बताया है या नहीं बताया, बताया। समय का अभाव है, मुद्दे की चीज पे पहुंचूंगा। अर्ली डिसिलरेशन का मतलब है कि जब बच्चे का हेड, यहां क्या देखने को मिलता है, फीटल हेड मां के पेल्विक में हो। फीटल हेड कहां देखने को मिले, मैटरनल पेल्विक में देखने को मिले, मैटरनल पेल्विक। अरे फीटल का हेड मां के पेल्विक में देखने को मिले, वो वाली चीज क्या कहलाती है, ये वाली। यहां क्या देखने को मिलता है, वेगस, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होगा। अरे यहां क्या देखने को मिलता है, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा। और जैसे ही वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होगा, बच्चे की हार्ट रेट लेस देन 120 बीट पर मिनट हो जाती है, लेकिन मोर देन 100 बीट पर मिनट देखने को मिलती है। और ये फाइंडिंग नॉर्मल होती है या नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्शन के साथ धड़कन घटेगी, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन जाएगा धड़कन नॉर्मल हो जाएगी। बोले तो इससे आपका पीक पॉइंट सेम बनता है। पीक पॉइंट का मतलब नाडिर पॉइंट बनता है, लेग फेज एब्सेंट होती है। अगला नाम है लेट डिसिलरेशन का मतलब मामला ही लेट चल रहा है, और ये किसके कारण होता है तो ड्यू टू यूट्रोप्लेसेंटल, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। अरे ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन इतना तेज आया कि यूट्रस और प्लेसेंटा को चलने वाली आपस में खून की सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। अब इसमें क्या हो गया कि हार्ट रेट, अरे ध्यान रखिएगा बच्चे की हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट से भी नीचे जाने लगी है। अरे 100 बीट पर मिनट से भी नीचे जाने लगी है, ये वाली चीज एबनॉर्मल कहलाती है। क्या इनमें दोनों में सामंजस्य है, कॉन्ट्रैक्शन का आना और धड़कन का घटना? नहीं। तो क्या यहां नाडिर पॉइंट बनता है? नहीं बनता है। क्या यहां लेग फेज बनती है? बनती है। लेग फेज का मतलब लंगड़ाती हुई टांग। तो कुल मिलाकर के यहां इन दोनों का कोई आपस में सामंजस्य नहीं बनता है, एबनॉर्मलिटी है। तो यहां डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करना, मरीज को ऑक्सीजन सप्लाई देना। अरे डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करना, मरीज को ऑक्सीजन सप्लाई देना, मरीज को फ्लूइड देना, मरीज को ब्लड देना। अरे मरीज को फ्लूइड देना, मरीज को ब्लड देना, मरीज को ऑक्सीजन सप्लाई देना, ये सारे काम करो, वरना मरीज का क्या हो सकता है, लास्ट मौके पे आते आते स्वाहा हो सकता है। और आप और मैं दोनों नहीं चाहते कि ये बच्चा भरी प्रेगनेंसी के अंदर स्वाहा हो जाए। और वेरिएबल डिसिलरेशन का मतलब होता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड।
अम्लाइकल कोड के कंप्रेशन के कारण, अरे किसके कारण देखने को मिलता है? अम्लाइकल कोड के कंप्रेशन के कारण देखने को मिलता है। यहां आपको क्या करना है? इमीडिएटली चेंज द पोजीशन, इमीडिएटली, अरे क्या करना है प्यारे दोस्तों? इमीडिएटली चेंज द पोजीशन, इमीडिएटली चेंज दी पोजीशन। अरे हाथों हाथ क्या करो? पोजीशन को चेंज करो, क्योंकि कंप्रेशन आ रहा है। और पोजीशन कौन सी दे? राइट या लेफ्ट? तो जवाब देना है लेफ्ट साइड लाइन दे दो। अरे क्या कर दो प्यारे दोस्तों? लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन दी जाती है। तो आपको चीज समझ में आ गई होगी कि मामला गड़बड़ कहां कर रहा है। आपके सवाल की तरफ अगर मैं वापस ले जाऊं तो प्यारे दोस्तों देखना, द नर्स इज ए मॉनिटरिंग ए क्लाइंट, नर्स मरीज को देख रही है जो एक्टिव स्टेज में, एक्टिव में मरीज एंजाइटी फील करता है, चलेगा। एंड द नोटेड ए क्लाइंट हैविंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं 3 मिनट में 45 सेकंड, 3 मिनट में 45 सेकंड आना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एबनॉर्मल कब होते हैं? जब मोर देन 90 सेकंड, अरे मोर देन 90 सेकंड या लेस देन 2 मिनट, अरे 2 मिनट से पहले आना शुरू और 90 सेकंड से ज्यादा होते हैं, वो एबनॉर्मल होते हैं। 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन आना नॉर्मल है, 10 मिनट में 6 आना एबनॉर्मल है। तो ये तो ठीक है। द नर्स नोटेड ए हार्ट रेट फीटल, बच्चे की धड़कन 100 हो गई, 100 या 100 से कम होना दिक्कत, दिक्कत में डॉक्टर साहब को बुलाओ। पहला ऑप्शन नोटिफाइड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, राइट आंसर ए जाएगा। अगला कंटिन्यू मॉनिटरिंग द फीटल हार्ट रेट, कंटिन्यू मॉनिटरिंग तभी की जाती है जब डाटा नॉर्मल होता है। ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू मॉनिटरिंग तभी करते हैं वो, ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू मॉनिटरिंग ओनली व्हेन डाटा नॉर्मल। ध्यान रखिएगा, अदरवाइज नो, कंटिन्यू मॉनिटरिंग व्हेन डाटा नॉर्मल, अदरवाइज नो, इसके अलावा नहीं करनी है कंटिन्यू मॉनिटरिंग। एबनॉर्मलिटी में कभी इंतजार नहीं किया जाता है कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो ये कोई जुकाम थोड़ी है। एनकरेज द क्लाइंट टू कंटिन्यू पुशिंग विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन, अरे पुश कहां कर रहे हो? पहले से डिस्ट्रेस है, डू नॉट ट्राई टू पुश, अरे बल्कि इसको बोलो रेस्ट कर और कॉन्ट्रैक्शन को रोको। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ध्यान रखिएगा, ट्राई टू स्टॉप, अरे ट्राई टू स्टॉप कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन आया समस्या बढ़ जाएगी। तो यहां मरीज को टोकोलाइटिक नाम की दवाई दी जाती है, यानी निफेडिपिन दे सकते हो, MgSO4 दे सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वगैरह देकर के कॉन्ट्रैक्शन को रोकोगे। ट्राई टू स्टॉप द कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन वर्सन द कंडीशन, कॉन्ट्रैक्शन आया, यूट्रस प्लेसेंटल इनसफिशियंसी पहले से चल रही है, समस्या बढ़ जाएगी, तो इसको रोको। और इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू, अरे कोर्स टू कंटिन्यू द एनकरेज ए ब्रीथिंग टेक्निक, उससे बोलो कि सांस लेने की कलाएं बदल, अरे मरीज की सांस की कलाएं बच्चे के अंदर आने वाली एबनॉर्मलिटी को रोक नहीं पाएगी, तो यहां कलाओं को चेंज नहीं करना, अरे स्टॉप करना है। ऐसे सवाल में कई बार लिख करके पूछेगा नर्स को क्या करना है। अगर यहां पहला ऑप्शन आ जाता कि मरीज में ऑक्सीटॉक्सिन चल रही है तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती स्टॉप द ऑक्सीटॉक्सिन। इफ कंट्रैक्शन आर मोर एंड वर्सन इमीडिएटली फर्स्ट इंटरवेंशन इज ए स्टॉप द ऑक्सीटॉक्सिन इन्फ्यूजन। लिख लीजिएगा अगर इसको लिखना चाहो तो। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, इफ patient contraction burst with infusion, first priority stop the infusion। पहली प्रायोरिटी क्या देखने को मिलती है? जो ऑक्सीटॉक्सिन का इन्फ्यूजन है उसको बंद करो, फिर डॉक्टर साहब को बुला देंगे। अरे पहली प्रायोरिटी क्या देखने को मिलती है? तो इसके लिए क्या देखने को मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉप द ऑक्सीटॉक्सिन इन्फ्यूजन, पहले इसको रोको, उसके बाद दूसरी जानकारियां आराम से देते रहेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या चला गया? ए। और इसके साथ ही आज के दिन के समय की सीमाएं क्या हो चुकी है प्यारे मित्रों? समाप्त हो चुकी है। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज का सेशन लगा होगा आपको जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला, कंसेप्ट लॉजिक रैशनल से भरपूर, सफलता के शिखर पे ले जाने वाला, अपने एक नई ऊर्जा का संचार, कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ाई को मजबूत करने वाला। और ध्यान रखिएगा कि जैसे कि मेरे नीचे जो लाइन चल रही है होली हंगामा, उसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन दीजिएगा। अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी के हर विद्यार्थी को, और सही मौका है, सही मौके से कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी में धमाका कर दीजिएगा, क्योंकि किस्मत आपको मौका देगी और आपकी मेहनत दुनिया को चौंका देगी। एक बार फिर से आप सबको आज के दिन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
है, आराम से जिंदगी को एंजॉय भी करना है, पढ़ना भी है, सब चीजें जरूरी है, जिंदगी का सामंजस्य जरूरी है। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, कि हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, बस यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीता हुआ पल कभी लौटकर नहीं आता, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। और रोने का टाइम कहां है, सिर्फ मुस्कुराओ, अरे रोने का टाइम कहां है, सिर्फ मुस्कुराओ। ये दुनिया कहेगी तुम्हें दीवाना, पागल, आवारा, बस याद रखना ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ये जिंदगी वापस से नहीं मिलेगी। तो अब क्लास हो गई तो आप होली को एंजॉय भी करना, अपनी पढ़ाई को एंजॉय भी करना, दोनों काम करने, एंजॉयमेंट भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, माता पिता का आशीर्वाद भी लेना है, धमाका भी करना है। और धमाका इतना बड़ा करना है कि जिन लोगों ने कहा था कि तुमसे न हो पाएगा, उनको बोलना है कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। क्या बोल के आओगे उन्हें कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, और तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। डेफिनेटली अपना दौर आना चाहिए, और दौर इतना जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला आना चाहिए कि देखने वाला देखते रह जाए और सोचने वाला सोचता रह जाए। क्लास अगर अपनी ईमानदारी के साथ पसंद आई, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, जो हमें ऊर्जा देगा, मोटिवेशन देगा, जोश जुनून पागलपन देगा, और कल फिर अपने नियमित समय के अनुसार आपके सामने सेशन लाने के लिए उत्सुकता पैदा करेगा। आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।